हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लेक्चर 11.2 में। हम पढ़ रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन और साथ में हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। पिछली वीडियो में मैंने शुरू किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ठीक। और आज हम इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे, एक एक फैक्टर को जांचेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है जी इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो लाइट कलेक्टर प्लेट कलेक्टर प्लेट बोल रहा हूँ, कैथोड के ऊपर पड़ी थी, ठीक है। डायग्राम को आप देखेंगे, डायग्राम में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसके ऊपर पड़ी थी, उसकी इंटेंसिटी का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटॉन्स की संख्या उसके अंदर बढ़ जाएगी। लाइट की चमक जितनी ज्यादा होगी, मतलब उसके अंदर फोटॉन्स उतने ज्यादा है। फोटॉन्स जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज एमिट होगा उतना ही ज्यादा करंट जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि यदि इंटेंसिटी ऊपर जाती है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स, इनकी संख्या ऊपर जाती है। तो इसका मतलब ये है, दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने भाई साहब, उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी अप जाएंगे। तो देयरफॉर करंट बढ़ जाएगा जी सर्किट के अंदर, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे, चार्ज ज्यादा आ जाएगा। तो ग्राफ में आप देख पाएंगे कि सर एक तरफ इंटेंसिटी है और एक तरफ है करंट, ठीक है। तो जितना ज्यादा ये क्या मैंने ब्लू कर दिया, इसको येलो ही रखते हैं। जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा करंट, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला मामला हो गया सीधे सीधे। पर ये हो रहा है सब कुछ फॉर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर, क्योंकि जब तक फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी नहीं है, तो ये सब कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। देखिए दोस्तों, डायग्राम में आप देखेंगे एनोड है, एनोड का पोटेंशियल जो है पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड है। अब एनोड पोटेंशियल को यदि मैं बढ़ा दूं तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ, क्योंकि एनोड ज्यादा फोर्स के साथ उन्हें खींच रहा होगा। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो एक्सेलरेट होने लगेंगे। एक्सेलरेट होंगे तो सर वो तेजी के साथ आएंगे, और एक हद तक ये करंट को ही बढ़ाएगा। पर करंट का सारा जिम्मा हमने पढ़ा कि वो सारा का सारा इंटेंसिटी के हाथ में है। तो करंट एक लेवल तक बढ़ते बढ़ते सेचुरेट हो जाएगा, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। यानी हम पहले से अगर इंटेंसिटी को हाई रखते तो शायद करंट और ऊपर होता। आपको ग्राफ में दिख रहा है कि यदि इंटेंसिटी I1 है तो करंट एनोड पोटेंशियल बढ़ने से, यानी पोटेंशियल एट ए बढ़ने से जो करंट था वो बढ़ा, पर एक सैचुरेशन लेवल को इसने अटेन कर लिया। यदि इंटेंसिटी पहले से हाई होती तो शायद सैचुरेशन लेवल और थोड़ा ऊपर आता। यानी करंट पोटेंशियल के बढ़ने से एक हद तक ही बढ़ता है, उसके बाद नहीं बढ़ता, फिर सैचुरेट हो जाता है, ठीक है। तो फिर पोटेंशियल बढ़ाएगा, कोई फायदा नहीं है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम मैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी दूंगा। क्या नाम दूंगा मैं इसे? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। इसको आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। अब जैसे ही मैं इस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को घटाने लगूंगा, क्योंकि बढ़ाते बढ़ाते तो जी मैं सैचुरेशन करंट तक पहुंच गया, इस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को यदि मैं 0 पर लेकर आता हूं तो सर करंट 0 से जैसे सैचुरेशन लेवल पे गया था, ग्राफ में एक्चुअली हुआ क्या, ये यहां से नहीं उठा, ये 0 से उठा है ग्राफ, ठीक है। ग्राफ में यूं 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 एक उभार आया है, पर जैसे ही ये ऊपर जाते समय ग्राफ है, पर जैसे ही मैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल एनोड पोटेंशियल को वापस घटाने लगता हूं तो फोर्स कम होने लगेगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, यानी एक्सेलरेशन कम होने लगेगा। वो एक्सेलरेट होना बंद कर देंगे, यानी कि वो चलना बंद नहीं करेंगे, चल तो वो रहे, मोमेंटम तो उनके पास है। यानी करंट भी थोड़ा थोड़ा घटेगा, पर करंट एक लेवल तक ही घटेगा, उसके बाद नहीं घटेगा। पोटेंशियल तो हो जाएगा 0, पर हमारा करंट इतना तो बचेगा, इतना करंट बचेगा। यानी फोटो करंट एनोड पोटेंशियल के 0 होने से कम नहीं हुआ है, एकदम 0 नहीं हुआ है, बच गया है, देयर इज अ रेजिडुअल करंट। अब उसको यदि 0 करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली रोकना पड़ेगा, उनका मोमेंटम 0 करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा तेज कौन भाग रहा होगा जी? इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, सबसे ज्यादा तेज वो जा रहा होगा जो सबसे आगे है, ये वाला इलेक्ट्रॉन। इसका जो मोमेंटम है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम है, जबकि जो पीछे पीछे आ रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी तो अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। सबसे ज्यादा देर तो इन सबसे आगे वालों को हो चुकी है ना, भागते भागते,
ठीक है, तो इनको रोकना बड़ा आवश्यक है। पिछले तो स्लो चल रहे हैं, वो तो रुक ही जाएंगे हल्के से ब्रेक में। सबसे ज्यादा ब्रेक किस पे लगाने पड़ेंगे हमें? सबसे आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो अब हमें यदि हम पोटेंशियल को नेगेटिव में इंक्रीज करके देखें, यानी कि जो एनोड पॉजिटिव था अब उस पर नेगेटिव ले जाओ, टर्मिनल ही बदल दीजिए आप, ऐसे में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिपल्शन महसूस करने लगेंगे, क्योंकि जो एनोड उन्हें बुला रहा था अब वो उन्हें रिपेल कर रहा है, तो उन पे ब्रेक लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने नेगेटिव पोटेंशियल पे, यानी कि जितनी रिवर्स वैल्यू ऑफ पोटेंशियल पे जाकर आपको ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रॉन रुक रहे हैं, और जब सबसे आगे वाला इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा तब कंप्लीटली फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट जिस जिस रिवर्स वैल्यू ऑफ पोटेंशियल पे जीरो होगा, जिस रिवर्स वैल्यू ऑफ पोटेंशियल पे जीरो होगा, उसे हम कहेंगे जी स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसे हम क्या कहेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट। ठीक है, दिस इज व्हाट? दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, V नॉट से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। इन्होंने ग्राफ में शायद VS से कर दिया, कोई बात नहीं, V नॉट से कर दीजिए, एनसीईआरटी में V नॉट से किया गया है। तो ये लिखा भी हुआ है, when a negative potential is applied, when a negative potential is applied to the plate A with respect to C, the photoelectric current becomes zero। और जिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल पे ऐसा हुआ उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं। तो सर देखिए, इंटेंसिटी तो करंट को बढ़ा रही थी, पर जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल था वो उन्हें तेजी के साथ बुला रहा था अपने पास, और जितना ज्यादा हम बढ़ा रहे थे तो करंट एक हद तक ही बढ़ा था, फिर से जनरेट हो रहा था। पर उसको रोकने के चक्कर में हमें जीरो भी नहीं, जीरो को पार करके नेगेटिव रेंज में जाना पड़ा, और जिस नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हुआ, उस रिवर्स वैल्यू ऑफ पोटेंशियल को, नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल को रिटार्डिंग पोटेंशियल बोल सकते हो आप इसे, उसे आप स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी V नॉट कहते हैं। तो जितनी ज्यादा अधिक काइनेटिक एनर्जी होगी किसी इलेक्ट्रॉन के पास, वो उतना ही पीछे जाके रुकेगा ना, उसको उतना ही ज्यादा वर्क करके रोकना पड़ेगा। यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी भाई साहब किसके पास है? इलेक्ट्रॉन के पास है, उतना ही अधिक उस इलेक्ट्रॉन को रोकने वर्क करना पड़ रहा है, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले के लिए मैक्सिमम वर्क करना पड़ रहा है सर। ठीक है, अब हमारा जो रिवर्स पोटेंशियल है वो वर्क कर रहा है। अब पोटेंशियल जब वर्क करता है तो वर्क का फॉर्मूला क्या बनता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक है, के मैक्स। अब चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन का। पोटेंशियल क्या है जी? V नॉट। इस V नॉट पोटेंशियल पर जाकर चार्ज रुका है, वो जब चार्ज रुकेगा तभी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो होगा, यानी कि EV नॉट ही हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ mv मैक्स स्क्वायर के बराबर हुआ, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर। EV नॉट वो वर्क है जो करना पड़ा इस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स रुक सके, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो सके। ठीक है जी, अगली बारी आती है सर फ्रीक्वेंसी की, कि भाई फ्रीक्वेंसी का क्या असर होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। देखो जी, सारा मुद्दा ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर है। फ्रीक्वेंसी यदि एक लेवल से नीचे रहेगी तो जी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम से कम उतनी होनी चाहिए कि कम एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो सके उस फ्रीक्वेंसी की वजह से। तो यहाँ अब उस फ्रीक्वेंसी का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी होती है जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आगे भी आपको मिल जाएगी। तो वो मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फॉर विच द एनर्जी बिकम्स इक्वल टू और ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही सारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, उससे नीचे नहीं होता है। ठीक है, हालांकि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आए हैं वो तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी पे नहीं करते हैं। फ्रीक्वेंसी केवल एनर्जी बढ़ा सकता है, इंटेंसिटी एनर्जी नहीं बढ़ा सकती। इंटेंसिटी संख्या बढ़ाती है जबकि फ्रीक्वेंसी एनर्जी बढ़ाती है। 14 पॉइंट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये काम की बात है। मैंने जी स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर V नॉट लिख दिया, पर इस डायग्राम में हर जगह VS लिखा हुआ है, तो VS ही मान लो। ठीक है, देखो ये ग्राफ आपने पहले भी देखा कि हम जैसे ही पोटेंशियल को आगे बढ़ाते हैं तो हमें सैचुरेटिंग करंट मिल जाता है, तो कोई फायदा नहीं आगे जाके। पर यदि हम इसको रिवर्स में ले जाएं तो हमारा जो करंट है वो यहां जाकर जीरो हो जाएगा। पर यदि काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा अधिक होती तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल इतनी जल्दी नहीं मिलना था। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और पीछे जाकर मिलता है, यानी कि जैसे
ये मिला VS2, यानी कि हमने अगर ν1 रेडिएशन छोड़ी होती और वो जाके कलेक्टर प्लेट पे, सॉरी कैथोड पे लगी होती, तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी कुछ मिली होती। ठीक है, देखिए होता क्या है, कैसे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। मान के चलो, मैं जूल यूनिट यूज करूंगा, मान के चलो जी फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो है 100 जूल। कितनी है? 100 जूल। और मेटल जो है अपना वर्क फंक्शन लेगा 10 जूल का। तो फोटोन आया 10 जूल मेटल के वर्क फंक्शन के रूप में मेटल को दिया, बाकी बचा 90 जूल। वो 90 जूल क्या बनेगा? वो 90 जूल जो है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा, जिसे इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा। ठीक है, 90 जूल। अब यदि हम फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें? फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, तो सपोज कीजिए एनर्जी आ गई जी 150 जूल, तो वर्क फंक्शन तो फिक्स है, वर्क फंक्शन तो फिक्स है। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी इस केस में? 90 जूल। वर्क फंक्शन फिक्स है सर, तो वर्क फंक्शन 10 जूल कटेगा, बाकी बचा 140 जूल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में लेकर इलेक्ट्रॉन उड़ जाएगा। तो एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ती है सीधे, क्योंकि वर्क फंक्शन फिक्स है। और जितनी अधिक काइनेटिक एनर्जी होगी, उस इलेक्ट्रॉन को रोक पाना उतना ही ज्यादा कठिन हो जाएगा, उसके लिए उतना ही ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए उतना ही ज्यादा नेगेटिव में जाकर हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल ढूंढना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये रेडिएशन ν1 है, और पिछली फ्रीक्वेंसी जो है ये रेडिएशन की ν2 है। ठीक है, तो डेफिनेटली इन्होंने ग्राफ में बोला कि ν2 इज हायर देन ν1, तो ν2 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल VS2 है और ν1 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल VS1 है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें उतना ही ज्यादा पीछे मिलता है, उतना ही ज्यादा नेगेटिव में जाना पड़ता है हमें। ठीक है, तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए, देखो इन्होंने बनाई रखा है। ठीक है, अच्छा एक सेंटेंस और इन्होंने क्या रखा है? हायर द फ्रीक्वेंसी हायर विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इस बात का ब्यौरा सारा का सारा इस ग्राफ के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में बताया क्या है? इस ग्राफ में इधर तो ले ली फ्रीक्वेंसी और इधर ले लिया सारा वोल्टेज यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, फ्रीक्वेंसी बढ़ते बढ़ते पहले तो इस ν0 तक आएगी। अब ν0 क्या है भक्तों? ν0 है अपना, क्या है ν0? ν0 है जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इससे पहले तो कोई घटना नहीं होने वाली। ये है थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्या यार, छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, बड़ा अजीब हो गया है, मैं अलग से लिख देता हूं। Where ν0 is threshold frequency। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही वो फ्रीक्वेंसी है कि जिस पे आकर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट होता है, यानी उस पर आकर फोटोन की एनर्जी इतनी होती है कि वो वर्क फंक्शन के बराबर हो सके। उसके बाद जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, एनर्जी काइनेटिक उतनी बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉन की, और उतना ही पीछे खिसकता जाता है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ν0 के बाद देखो जी सीधा ग्राफ आ जाएगा, क्योंकि VS और ν डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके जी, अब इसके पश्चात लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब ये जो सारी बातें जो इफेक्ट है वो सारे के सारे लॉ के रूप में बता दिए गए कि भाई एक मिनिमम वैल्यू फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिससे नीचे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन संभव नहीं है। ठीक है, जितनी भी इंटेंसिटी आप छोड़े जाओ, इलेक्ट्रॉन एक भी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि वो ये कहेंगे कि पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को लेकर आओ तब हम जाकर बाहर आएंगे। ठीक है, उससे पहले हमारा कुछ भी बिगाड़ लो, हम बाहर नहीं आने वाले। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के फोटोन आते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को लेकर चले जाते हैं। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर जितनी इंटेंसिटी अर्थात जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाओगे उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। ठीक है जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, देखिए कि इंटेंसिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है, अभी अभी हमने एग्जांपल देके समझाया आपको। ठीक, और ये सारा काम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के अबव ही होता है। पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी।
और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की प्रोसेस है वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, इसको घटित होने में कतई भी समय नहीं लगता। फोटोन्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, फोटोन्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो इट इज नॉट अ प्रोसेस जिसमें कि टाइम लैग हो, ना के बराबर होता है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन 1 to 1 है। 1 to 1 का मतलब 1 फोटोन आएगा, 1 फोटो इलेक्ट्रॉन जाएगा। 1 फोटोन ही एक फोटोन ही एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। आगे भाई आइंस्टाइन की बात कर लेते हैं। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ये क्या अलग बताएगा, ये भी सारा वही कहेगा। इसने ये कहा कि भाई जैसे ही एनर्जी व्हेन अ फोटोन ऑफ एनर्जी h nu falls on a metal surface, तो उसकी जो एनर्जी है वो दो तरीके से बढ़ जाती है। एक वो जो कि वर्क फंक्शन कहलाएगा, जो कि भाई मेटल सरफेस को खर्चा चाहिए, एक तरीके से जमानत मांगता है इलेक्ट्रॉन नाम के कैदी को छोड़ने के लिए। तो ये वर्क फंक्शन के रूप में उस फोटोन में से थोड़ी सी एनर्जी लेगा, ले लिया जी, और बाकी बची हुई एनर्जी क्या बन जाएगी, इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। तो रिमेनिंग पार्ट ही उस इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी देगा, उस वेलोसिटी के साथ फोटो इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। ठीक है जी। ये देखिए डायग्राम में समझाया हुआ अच्छे से। फोटोन आया, वर्क फंक्शन फाई दिया, और फोटो इलेक्ट्रॉन गया, और एनर्जी काइनेटिक एनर्जी अपनी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर लेकर ये निकल लिया जी यहाँ से कि भाई मैं तो जा रहा हूँ टाटा, हो गया आजाद। तो ये के मैक्स। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो सीधा सीधा वर्क फंक्शन फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी के मैक्स के बराबर होता है। अब वर्क फंक्शन सीधे सीधे एच न्यू नॉट के बराबर हो जाएगा। वर्क फंक्शन एनर्जी तो होता है भाई, उतनी एनर्जी जितने पे इलेक्ट्रॉन आजाद हो सके। अब इसके लिए कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, थ्रेशोल्ड। तो एच को न्यू नॉट में मल्टीप्लाई कर दो तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की थ्रेशोल्ड एनर्जी अर्थात वर्क फंक्शन आएगा, और उसके ऊपर जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। अब ये सीधा सीधा एच न्यू के बराबर है। एच न्यू नॉट को एच न्यू के पास ले जाओ, एच कॉमन आ जाएगा, तो अपनी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स किसके बराबर आएगी, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो यही है सर अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टाइन की। ठीक। अब यहां से साफ पता लग रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ठीक। फ्रीक्वेंसी जब न्यू नॉट से बड़ी होगी तभी कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी। जब तक फ्रीक्वेंसी न्यू जो है अपनी न्यू नॉट से छोटी रहेगी, न्यू जो है वो न्यू नॉट से छोटी रहेगी, तो सर ये जो डिफरेंस है न्यू माइनस न्यू नॉट वो नेगेटिव आएगा। और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आए इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता, विच इज नॉट पॉसिबल। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तभी होता है जब हमारी फ्रीक्वेंसी न्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी हो। ठीक है जी। ये भी सारी वही बातें हैं जो ऊपर बताई गई लॉज में। और इसने भी यही कहा है कि ये प्रोसेस जो है इंस्टेंटेनियस है, और इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है तो इसमें टाइम कतई भी नहीं लगता, ना के बराबर लगता है। इट इज फाउंड दैट ये टाइम 10 की पावर -8 सेकंड होता है, यानी कि 1 सेकंड का 10 करोड़वां हिस्सा या उससे भी कम, ये कोई टाइम है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कई सारे एप्लीकेशन है। फायर अलार्म, फोटो सेंसिटिव प्लेट आप लगा दीजिए, अलार्म के साथ उसे जोड़ दीजिए, आग लगेगी तो आग से रोशनी निकलेगी, रोशनी प्लेट पे पड़ेगी, प्लेट से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, इलेक्ट्रॉन से करंट बनेगा, करंट से अलार्म बज जाएगा। यही है फायर अलार्म, यही है बर्गलर अलार्म। ठीक है। और ये जितनी भी एप्लीकेशंस आपको दिख रही हैं ये सारी की सारी, टीवी स्कैनर, भाई टेलीविजन में क्या होती है जी, लाइट होती है, लाइट में से फोटोन निकलते हैं, फोटोन कर लिए जाते हैं किसी फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट से, फोटो इलेक्ट्रिक कह रहा हूँ, फोटो सेंसिटिव प्लेट से सेंस, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन से करंट पैदा होता है, करंट से स्कैनिंग शुरू हो जाती है जी। सिनेमा फिल्म में रिप्रोडक्शन, सिनेमा में सारा लाइट का ही खेल है, तो जहां लाइट आएगा वहां फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ ही जाएगा। पेपर इंडस्ट्री में पेपर की थिकनेस नाप के लिए यूज होता है सर। ठीक है। मेटल शीट्स के अंदर या फिनिश्ड गुड के अंदर छोटे मोटे छेद या दरारें रह गई है तो उनको नापने के, उनको देखने के लिए, उनको ऑब्जर्व करने के लिए हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जरूरत पड़ती है। इन द एस्ट्रोनॉमी, इन द ओपेसिटी ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। ठीक है। ऑटोमेटिक स्विच ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, ये इतनी सारी एप्लीकेशन है, 10-12 एप्लीकेशन है, इनमें से अगर 10-12 16 इनमें से 4-5 भी याद कर लें तो बल्ले बल्ले। ओके जी। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब बारी आ जाती है चैप्टर को कंक्लूड करने की।
तो वेव ऑप्टिक्स में कहा गया कि जो वेव थ्योरी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर एक्सप्लेन कर सकती है, यानी वो ऐसे ऐसे उस थ्योरी के बेस पे हम रेडिएशन से इंटरफेरेंस करा सकते हैं, डिफ्रैक्शन करा सकते हैं, पोलराइजेशन हो सकता है। ये तीन फिनोमिना तभी हो पाते हैं जब कोई रेडिएशन वेव नेचर वाली होती है, डेफिनेटली वेव नेचर वाली होती है। ऑन द अदर हैंड क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सक्सेसफुली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी अंजाम दे सकती है। कॉम्पटन इफेक्ट, ये आपके सिलेबस में नहीं है, कॉम्पटन इफेक्ट को भी अंजाम दे सकती है। उसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी होता है, उसमें एक्सरे स्पेक्ट्रा भी होता है, ये सब केमिस्ट्री में पढ़ाया गया। तो भाई ऊपर फिनोमेना ऐसे हैं जिनको वेव अंजाम दे सकते हैं, नीचे फिनोमेना ऐसे हैं जिनको पार्टिकल अंजाम दे सकता है। अब ये काम हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव नेचर भी रखे हुए अपने पास, पार्टिकल नेचर भी रखे हुए। तो इसका मतलब इसके पास दो नेचर होगी, ये दो धारी तलवार है, यानी कि रेडिएशन है एज ड्यूअल नेचर सर, और ड्यूअल नेचर मतलब वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो जी चैप्टर का आधा नाम तो हो गया सक्सेसफुल क्लियर कि भाई ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन क्यों बोला। अब मैटर की बात कर लेते हैं। अब ये सारी बातें एक इटालियन फिजिसिस्ट सुन रहा था, इटालियन फिजिसिस्ट का नाम रख देते हैं जी, इटालियन फिजिसिस्ट। इटालियन फिजिसिस्ट कौन था जी? लुइस विक्टर डी ब्रोय। हालांकि हम इसको ब्रोगली ब्रोगली पढ़ते हैं, पर इसको एज अ ब्रोय प्रोनाउंस किया जाता है क्योंकि ये इटालियन नाम है जी, इंडियन नहीं है ना। अब हमारे नाम हिंदी में होते तो हिंदी में लिए जाते ना, हम लैंग्वेज के हिसाब से प्रोनाउंसिएशन थोड़ी चेंज करते घूमेंगे। पर क्या करें, इंडिया है, अंग्रेजी को अपने हिसाब से मोड़ लेता है। लुइस विक्टर डी ब्रोय ने, फॉर सिंप्लिसिटी, लुइस विक्टर डी ब्रोगली ने सजेस्ट किया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात मत करो, बस पार्टिकल्स की बात कर लो, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लो, प्रोटॉन्स की बात कर लो, न्यूट्रॉन्स की बात कर लो, उनके पास भी ड्यूअल नेचर होती है। वो पार्टिकल तो है ही, पर जब वो चलते हैं तो वो वेव की तरह चलते हैं, ऐसे खाली पीली नहीं है जी, ठीक है, वो वेव की तरह भी चलते हैं। उनके पास भी दो दो नेचर है, पार्टिकल खुद है तो मोमेंटम भी है, और जब वो चलेंगे तो वेव मोशन को दिखाएंगे आपको आप सामने। अब जब वेव मोशन वो एग्जिबिट करेंगे, वेव कैरेक्टर शो करेंगे, तो उनके पास वेवलेंथ भी आएगी, तो उनसे जुड़ी हुई वेव्स डी ब्रोगली वेव्स या मैटर वेव्स कहलाएंगे। इसका मतलब मटेरियल पार्टिकल्स यानी मैटर के पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, these have two natures, wave nature as well as particle nature, hence there is a dual nature of matter also. साथ ही साथ ये भी नोट किया जाए माय लॉर्ड कि भाई किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम कभी भी एक चीज के दो एस्पेक्ट यानी कि दोनों पहलू एक साथ सामने लेकर नहीं आ सकते। मैटर मान लिया कि पार्टिकल और वेव दोनों की तरह एक्ट कर सकता है साइमल्टेनियसली, ठीक है, किसी भी एक्सपेरिमेंट में ऐसे साक्ष्य मौजूद नहीं है, यानी हम जिस एक्सपेक्ट की बात करेंगे हम केवल उस टाइम पे केवल उसको यूज कर रहे हैं, यानी कि या तो एक टाइम पर ये वेव की तरह बिहेव करेगा, ये पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। अब कर सकता है दोनों की तरह, पर एक साथ में दोनों की तरह नहीं कर सकता ना, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता ना, मैं दाएं भी चला जाऊं, मैं बाएं भी चला जाऊं एक टाइम में, पहले तो दाएं जाऊंगा फिर वापस मुड़ के बाएं आऊंगा, ठीक है। तो यानी कि ये या तो एक एक्सपेक्ट दिखाएगा या फिर दूसरा एक्सपेक्ट दिखाएगा, ठीक, यानी ये दोनों जो एस्पेक्ट हैं ये एक दूसरे को पूरा करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वेव नेचर पार्टिकल नेचर को पूरा करता है, पार्टिकल नेचर वेव नेचर को पूरा करता है। एक शरीर है, एक आत्मा है, दूसरा भी शरीर है, ये भी आत्मा है। ओके जी, क्या क्या बोल जाता हूँ मैं। तो इसने ये कहा कि भाई नेचर को ना सिमेट्री पसंद है, इसके जो सजेशन थे वो एक आइडिया पे बेस्ड थे कि भाई नेचर में कुछ भी अनसिमेट्रिक नहीं है, नेचर लव सिमेट्री, और ये जो यूनिवर्स है ये पार्टिकल से मिलकर ही बना है और ये रेडिएशन से मिलकर ही बना है। दोनों की दोनों एंटिटीज जरूरी हैं इस यूनिवर्स को वजूद में रखने के लिए, एंटिटी में रखने के लिए, ठीक है। यानी ये आइंस्टाइन की बात का समर्थक भी था और ये मैक्स प्लैंक की बात का समर्थक भी था। आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस जो आया था E=mc², उसमें ये तो कहा गया था कि यानी किसी पार्टिकल के पास मास m है तो वो एनर्जी E अपने पास धारण कर सकता है, यानी उसके पास दोनों की दोनों नेचर हो सकती हैं जी। तो अब डी ब्रोगली ने जो मैटर वेव्स कही तो उनकी हम अभी वेवलेंथ निकालेंगे। अब कैसे, देखिए
इसकी जो बातें हैं उसे सुनिए। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, a moving material particle can be associated with a wave, यानी कि कोई मेटेरियल पार्टिकल होगा उस वो वेव की तरह चलेगा। उसकी स्पीड किसी फोटोन के बराबर तो नहीं होगी, पर हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं होगी, होगी भाई। सी ना सही, क्योंकि सी किसकी स्पीड होती है, फोटोन की, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। सी ना सही, सी ना सही, वी तो होगी। इस बात को याद रखिएगा। तो मोमेंटम P इक्वल टू एम सी ना सही, एम वी तो होगा। ठीक है, इस बात को याद रख लीजिएगा, सारा मुद्दा समझ आ जाएगा। तो यानी कि जो वेव है भाई साहब, उसकी जो वेवलेंथ है, अब पार्टिकल चल रहा है तो उससे वेव बन रही है, वेव बन रही है तो जी उसकी वेवलेंथ है। अब इसने कैसे इस मैटर वेव की वेवलेंथ का फॉर्मूला निकाला, वो समझने का प्रयास करें। डी ब्रोगली वेव इक्वेशन हम निकाल रहे हैं। क्वांटम थ्योरी कहती है प्रभु कि एक फोटोन के पास एनर्जी होती है एच न्यू, अर्थात एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, क्वांटम थ्योरी के बेस पर एनर्जी जो होती है, मैं बगल में लिख के दिखाता चलता हूं, E इक्वल टू एच न्यू होती है। वहीं आइंस्टाइन ने कहा कि भाई साहब E इक्वल टू एम सी स्क्वायर भी होता है, ऑल्सो इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर भी होता है। दोनों एनर्जी तो एक ही चीज की है। तो इसका मतलब भक्तों एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू, एच न्यू। तो सरकार अब आप एम सी स्क्वायर इधर ही रहने दें, न्यू को लिख लें। यार इतना मैं दो लाइन क्यों खराब कर रहा हूं। ओके, एच सी बाय लेमडा लिख सकता हूं, तो सी से सर सी की एक पावर कटेगी, तो लेमडा क्या आएगा, एच बाई एम सी, अर्थात एच बाई पी। यानी कि वेवलेंथ आ चुकी है ये फोटोन से बनने वाली रेडिएशन, वेवलेंथ आ चुकी है किसी रेडिएशन की जिसके फोटोन का मोमेंटम है एमसी। तो जी ब्रोगली ने कहा, क्या कहा कि भाई किसी भी पार्टिकल के पास भी ऐसा ही मोमेंटम हो सकता है जैसा फोटोन के पास, तो उसके पास भी ऐसी वेवलेंथ हो सकती है जैसे फोटोन के पास। यानी इफ इंस्टेड ऑफ ए फोटोन, यदि हमारे पास एक मेटल पार्टिकल है जिसका मास m है और वो c वेलोसिटी से ना मूव करके v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यही इक्वेशन h बाई एम सी ना बन के h बाई एम वी बन जाएगी। यानी वेव इक्वेशन में एक तरफ वेवलेंथ है तो दूसरी तरफ फोटोन, दूसरी तरफ h के नीचे मोमेंटम है, h तो कांस्टेंट है। वेवलेंथ होता है वेव कैरेक्टरिस्टिक और मोमेंटम होता है पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक, यानी पार्टिकल की विशेषता। अब दोनों जब ये एक ही चीज के पास होते तो हम ये कहते हैं उसके पास ड्यूअल नेचर है, वेव नेचर भी है पार्टिकल नेचर भी है। तो ऐसा ही सबूत इसने भी दिया कि भाई ऐसा मोमेंटम तो मेटल पार्टिकल के पास भी हो सकता है, P इक्वल टू एम वी। तो डेफिनेटली उसके पास भी वेवलेंथ लैम्डा होनी चाहिए जब यही फॉर्मूला काम कर रहा है। तो पार्टिकल्स के लिए फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी, यानी कि सर h बाई पी, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स। और इस इक्वेशन को कहेंगे हम डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, या डी ब्रोगली वेवलेंथ, या मैटर पार्टिकल्स की वेवलेंथ। कंक्लूजन क्या है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो लैम्डा आई है वो सीधे सीधे भक्तों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। जिसकी वेलोसिटी अधिक उसकी वेवलेंथ कम, जिसकी वेलोसिटी कम उसकी वेवलेंथ ज्यादा, वेरी सिंपल। और जिसके पास वेलोसिटी नहीं है उसकी वेवलेंथ इनफाइनाइट, यानी उसके पास वेवलेंथ, वो मूव ही नहीं करेगा, वेवलेंथ तो क्या खाक बनेगी भाई। पार्टिकल यदि रेस्ट पे है भाई साहब तो वेवलेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी। ऐसी वेवलेंथ दिखाई नहीं देती, दिखाई तो तब देगी ना जब होगी, जब पार्टिकल चलेगा, चल ही नहीं रहा है। ओके जी, मास के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल पाया गया जी डी ब्रोगली वेवलेंथ को। ये क्या मैंने पीले को पीले से हाईलाइट कर दिया, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज, लाल से करके देखता हूं, कसम इसी से चलता है।
डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है सर वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर्मूले में चलिए, लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी। तो सर जितना ज्यादा भारी होगा ना उसकी वेवलेंथ उतनी ज्यादा छोटी होती जाएगी, लाइटर पार्टिकल की वेवलेंथ बड़ी होती है हल्के मास की। डी ब्रोगली वेवलेंथ कतई भी डिपेंड नहीं करती प्रभु किस पे, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो कतई भी चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि चार्ज से क्या फर्क पड़ता है कि मोमेंटम क्या है। मोमेंटम का फॉर्मूला तो मास इनटू वेलोसिटी है, लैम्डा का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट बटे मोमेंटम। तो मैटर वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं, तो इसलिए इन्हें मीडियम की जरूरत नहीं है, इसलिए इनको मैकेनिकल वेव्स भी नहीं कहेंगे सर हम। ठीक है, दूसरी बात अंतर बता रहा हूं, ये तो अभी तक सिमिलरिटी थी। दूसरी बात, जो मैटर वेव्स है प्रभु वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, क्योंकि उन्हें एक्सेलरेटेड चार्जेस ने प्रोड्यूस नहीं किया है। अभी ऊपर बताया चार्ज पर डिपेंड ही नहीं करते तो प्रोड्यूस कैसे कर देगा। ठीक है, तो अंत में यही कहा जाएगा मैटर वेव्स दरअसल प्रोबेबिलिटी वेव्स है, यानी कि संभावना से जन्मी वेव्स हैं, जिनका एम्पलीट्यूड एक तरीके से पार्टिकल की एग्जिस्टेंस को बताता है कि हाँ भाई पार्टिकल की एग्जिस्टेंस है, इस पॉइंट पर पार्टिकल था, उनसे जनरेट होने वाली है, इस बात का सबूत है। अब हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं इलेक्ट्रॉन को। किसी एक पार्टिकल की वेवलेंथ तो निकाले कम से कम, तो हम अभी निकालेंगे डी ब्रोगली wavelength of an electron, wavelength of an electron। देखिए मैं दो कंडीशन में निकालूंगा, एक बार तो कहूंगा इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन हैज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का मास हाफ मल्टीप्लाई करके वेलोसिटी का स्क्वायर। मुझे मोमेंटम निकालना होगा इसकी वेवलेंथ निकालने के लिए, तो जी मैं m बाई एम से कर देता हूं सर मल्टीप्लाई, तो ऊपर बन गया m का स्क्वायर v का स्क्वायर बटे 2m, m बाई एम से कर दिया। m v क्या होता है, मोमेंटम का मोमेंटम होता है। अब m का स्क्वायर v स्क्वायर क्या हो जाएगा, मोमेंटम के स्क्वायर के बराबर इंटू 2m, 2m को ले जाओ काइनेटिक के बराबर, तो p स्क्वायर क्या बन जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। p स्क्वायर का स्क्वायर ले आओ इधर, तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भक्तों, तो ये मोमेंटम आ गया, तो वेवलेंथ आ गई एस डी ब्रोए वेवलेंथ, डी ब्रोए भी बोल देता हूँ, ब्रोगली बोल देता हूँ कभी कभी, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के हिसाब से लेमडा एच बाई पी होता है भक्तों, तो क्या आया एच बाई अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो सर ये वेवलेंथ आ गई इलेक्ट्रॉन की जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है अपनी। दूसरा केस ले लेते हैं, दूसरी संभावना ले लेते हैं कि भाई इसके पास काइनेटिक एनर्जी है और वो ट्रेवल कर रहा है किसी पोटेंशियल डिफरेंस v में से। मैंने यार क्यूब बॉर्डर खींच दिया, इसके नीचे करता हूं, द इलेक्ट्रॉन is traveling through a potential difference v। पोटेंशियल डिफरेंस v में से सर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। अब इसकी वेवलेंथ देखो, पोटेंशियल डिफरेंस v में से ट्रेवल कर रहा है तो वर्क करना पड़ रहा होगा जी ट्रेवल करने के लिए, एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to work done through पोटेंशियल डिफरेंस v। ठीक है, अर्थात जो अपना हाफ एम वी स्क्वायर है वो सीधा सीधा किसके बराबर आ जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क का फॉर्मूला यही होता है, चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन है, वी पोटेंशियल डिफरेंस काम कर रहा था। लेफ्ट साइड में m बाई एम से मल्टीप्लाई कीजिए तो इधर आ जाएगा m का स्क्वायर v का स्क्वायर अपॉन 2m, और इधर आ जाएगा e v बाई छोटा v वेलोसिटी है, बड़ा v पोटेंशियल डिफरेंस है। अब m स्क्वायर v स्क्वायर तो मोमेंटम का स्क्वायर होता है, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m, इधर आ गया जी e v।
2m इधर ले जाओ, p का स्क्वायर भी उधर ले जाओ, स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 2 गुना मास गुना चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम ये जानते हैं कि भाई डी ब्रोए वेवलेंथ कितनी होती है, डी ब्रोए वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h बाई पी होता है। तो मोमेंटम निकाल तो लिया हमने, कितना आया, h बाई स्क्वायर रूट 2mev। अब ऐसे में हमें मास भी पता है, हमें h भी पता है, हमें e भी पता है, v दिया हो तो हम निकाल लेंगे लैम्डा को। ठीक है, तो ये फार्मूला आ चुका है, हम इनकी वैल्यू रखते हैं एज h इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है जी, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। तो रखो सर इन सबको, वेवलेंथ कितनी आ जाएगी, वेवलेंथ आ जाएगी 6.626 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकंड अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और साथ में पोटेंशियल डिफरेंस भी। ये सारा आएगा भगत जनों 12.3 गुना 10⁻⁻10 मीटर, नीचे अंडर रूट वी, वी की तो वैल्यू थी नहीं ना हमारे पास। ठीक है, वी तो अपनी मर्जी कितने पोटेंशियल डिफरेंस में से आप ट्रेवल करा रहे हो। अब 10⁻⁻10 मीटर क्या होता है, एंगस्टॉर्म। तो वेवलेंथ आई सर 12.3 बटे स्क्वायर रूट वी एंगस्टॉर्म। इतनी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की होती है यदि वो वी पोटेंशियल डिफरेंस में ट्रेवल करे। तो ये थी जी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो मैटर वेव्स को लेकर थी। तो इसके साथ हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। डी ब्रोए हाइपोथेसिस आई थी सन 1924 में। सन 1927 में डी ब्रोए हाइपोथेसिस अर्थात डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को सही साबित कर दिया डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि जितनी वेवलेंथ डी ब्रोए ने अपनी हाइपोथेसिस में बताई थी इतनी ही उन्होंने साबित कर दी। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालकर अपने एक्सपेरिमेंट में उसने कहा कि भाई एकदम सही कह रहा था डी ब्रोगली। तो 1929 में लुइस विक्टर डी ब्रोगली और डेविसन और जर्मन तीनों को नोबेल प्राइज मिला सन 1929 में। चैप्टर समाप्त। सी यू, टाटा बाय बाय। आई होप समझ आ गया हो।